अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर आपने कोई भी प्लॉट खरीदना है जो कि ऑन ग्राउंड प्लॉट है और रीसेल वाला प्लॉट है किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी इलाके के अंदर, और आप उसको खरीदने जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें जिनको आप मेक श्योर करेंगे ताकि आने वाले टाइम में आपके साथ कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए और आपको किसी किस्म की कोई भी मुश्किल ना हो। तो जब भी आप कहीं पे ऑन ग्राउंड प्लॉट ले रहे हैं, चाहे वो कोई इलाका है या चाहे कोई भी सोसाइटी है, सबसे अहम रूल ये है कि आपने किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना, किसी पे भी आपने एतमाद नहीं करना, क्योंकि जो भी डीलर, जो भी बंदा आपको नजर आ रहा है वो उसका ज़ाहिरी तौर पे अखलाक बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि आप पहली दफा वहां पे जा रहे हैं, पहली दफा उस बंदे से मिल रहे हैं, तो आप उसके ऊपर बड़ी जल्दी एतमाद कर लेंगे। तो पहला रूल ये है कि आपने उस पर एतमाद नहीं करना, नेवर ट्रस्ट एनीवन, और स्पेशली उनके गुड बिहेवियर पे आपने कभी भी नहीं जाना। उसके बाद जिस चीज का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि ये बंदा वाकई ओनर है इस प्लॉट का, क्योंकि अक्सर जो चीज देखने में आती है वो ये कि पहले तो डीलर यहाँ पे कमीशन लेते थे, लेकिन अब काफी ये हालात भी पैदा हो गए हैं कि जो ओनर होता है उसको एक बयाना दे दिया जाता है और 3 माह का टाइम ले लिया जाता है, और उस बयाने के ऊपर फिर आगे कोई ना कोई कस्टमर ढूंढा जाता है और उसको आगे फिर प्लॉट दिया जाता है, जिसके अंदर से कमीशन से कहीं ज्यादा उनका अपना एक कट निकल रहा होता है, अपना उनका एक हिस्सा निकल रहा होता है। तो आजकल ये चीज बड़ी आम हुई हुई है। तो जब भी आपने प्लॉट वगैरह लेना है तो आपने यही इंसिस्ट करना है कि मैंने ओनर से डायरेक्ट बैठ के मीटिंग करनी है, क्योंकि अगर आप उसको बयाना कर देते हैं या टोकन कर देते हैं या कोई हाफ बयाना कर देते हैं, तो इसके अंदर अगर वो डीलर भाग जाता है या वो बंदा जो कि आपको बीच में उसके एक लेन देन के अंदर बना हुआ है वो भाग जाता है, तो आप किसी पे भी कोई भी केस नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आप प्लॉट लेने जा रहे हैं उस बंदे का तो है ही नहीं। तो आपको अल्टीमेटली उस ओनर तक पहले पहुंचना चाहिए जिसको आप बयाना करने वाले हो और जिसका आप प्लॉट लेने वाले हो। उसके बाद अगर आप ओनर तक पहुंच जाते हैं तो आपने ओनर के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पहले चेक करने हैं। उसके बाद अगर आपको प्लॉट वगैरह पसंद आ जाता है, आप लोगों के दरमियान एग्रीमेंट हो जाता है कि कितने का प्लॉट लेना है, तो फिर आप उसे डिमांड करेंगे कि वो जाकर या तो फर्द निकाले जो कि पटवार खाने में होती है और वो तकरीबन 3-4 माह के लिए वैलिड होती है, और अगर फर्द नहीं उसकी फाइल है तो आपको वो फाइल दिखाए और आप उस फाइल की पूरी वेरिफिकेशन करें कि ये प्लॉट वाकई इस बंदे का है, और हेड ऑफिस से जाकर स्पेशली उस चीज को वेरीफाई करें कि इस फाइल के ऊपर यही ओनर है। क्योंकि पाकरब के अंदर ये काफी केसेस सामने आए थे कि एफ ब्लॉक के अंदर जो एक फाइल थी वो 10-10 बंदों के पास थी और सेम फाइल्स डुप्लीकेट उसी क्वालिटी की हर बंदे को दे दी गई थी, और जब पोजेशन लेने आए थे तो वहाँ पे हर बंदा अपने अपनी फाइल लेके पहुंच गया था। तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद आपने एक और चीज का ख्याल रखना है कि अगर वो जमीन फर्द वाली है तो आपने देखना है कि वो एक ही बंदे के नाम पे है, ये तो नहीं है कि उसके अंदर 3 भाई हैं और जो बंदा आपको दे रहा है जमीन वो ये कह रहा है कि बाकी दोनों का कोई मसला नहीं है, मैं आपको क्लियर करवा के दूंगा। तो आपने पूरी पेमेंट तब करनी है जब आपके नाम पे रजिस्ट्री हो जाएगी और तमाम अराकीन की कंसेंट या रजामंदी जिसको कहते हैं वो शामिल होगी, तो आपने उनको पेमेंट करनी है। क्योंकि होता ही है कि आप पूरी पेमेंट दे देते हैं एक बंदे को और उस प्रॉपर्टी के जो बाकी 2 बंदे हैं वो रजामंदी शो नहीं करवाते और बाद में उसके ऊपर स्टे लेके आ जाते हैं। तो ये चीज आपके लिए आने वाले टाइम में सरदर्द बन सकती है। उसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने इसके कागजात वगैरह प्रॉपर चेक करवाने हैं कि कहीं ये रजिस्ट्री या जो फाइल है ये कहीं किसी थाने में या किसी कचहरी में या किसी अदालत में एज अ जमानत तो नहीं दी गई, कहीं इस फाइल के अगेंस्ट किसी ने कोई लोन वगैरह तो नहीं लिया हुआ, या कोई और मसला तो नहीं है इसके खिलाफ, या इसके ऊपर पहले कोई केसेस वगैरह तो नहीं चल रहे। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए आपको एक वकील करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपकी क्लियर कर देगा। उसके बाद आपने जो एग्रीमेंट डीड या जिसको स्टाम्प पेपर कहते हैं वो लिखना है, तो वो भी उसी वैल्यू के मुताबिक लिखना है जितने का प्लॉट है, और उसके लिए आप बैंक के थ्रू जो स्टाम्प पेपर प्रॉपर एक इशू होता है 1200 वाला वो लेंगे, और फिर उस एग्रीमेंट डीड के ऊपर आप प्रॉपर सारा एग्रीमेंट लिखेंगे और प्रॉपर एक वकील की मौजूदगी के अंदर सारे साइन अंगूठे और हर चीज आप प्रॉपर खुद करवाएंगे। उसके अलावा एक और पॉइंट आपने जरूर ये चेक करना है कि कहीं वो जो आपको प्लॉट दे रहा है वो सस्ता प्लॉट तो नहीं दे रहा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम ज्यादा जल्दबाजी इसलिए करते हैं कि ये प्लॉट बड़ा सस्ता मिल रहा है, इसके बिल्कुल साथ वाला प्लॉट 25 लाख डिमांड कर रहा है और ये बंदा हमें 23 या 22 लाख का दे रहा है, तो हम इस प्लॉट को जल्दी जल्दी ले लें। तो ये जब भी इस तरह का गैप आए तो आपने हमेशा चेक करना है उसके अंदर कोई ना कोई 2 नंबरी छुपी होती है, उसके सामने कोई ना कोई इश्यूज होंगे उस प्लॉट के साथ, या उसकी बैक साइड में कुछ ऐसे मसाइल होंगे जो कि आपको आने वाले टाइम में तंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपने प्लॉट की डिमेंशंस प्रॉपर चेक करनी है। अक्सर होता ही है कि 5 मरले का प्लॉट है, उसकी डिमेंशन जो चौड़ाई है सामने की और लंबाई है उसके अंदर काफी फर्क होता है। अक्सर चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है और लंबाई होती नहीं है कि रूम्स प्रॉपर बन नहीं सकते। तो इस तरह की आपने चीजों को प्रॉपर चेक करना है। तो गाइस ये कुछ पॉइंट थे जो कि मुझे जरूरी लगा कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई भी प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है। अगर आपके पास भी कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि आपको लगता है कि ये भी होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक और डिटेल व्लॉग बनाऊंगा और इंशाल्लाह आपके उन पॉइंट्स को भी हम डिस्कस जरूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।